morning students. As we have already discussed digestion process in the stomach. Now we will move towards our next topic, which is digestion in the intestine. So before moving towards the process of digestion in the intestine, we should know little about intestine. So first of all, we will discuss about intestine. What is intestine? Actually, intestine is long, continuous coiled tubes running from stomach to anus. कैसी है? स्मॉल इंटेस्टाइन जो इंटेस्टाइन है एक्चुअली इट इज लॉन्ग कंटिन्यूअस कॉइल्ड ट्यूब होती है. कहाँ से शुरू होती है? स्टमक से लेके एनस तक. तो जो इंटेस्टाइन है वो लंबी कंटिन्यूअस लगातार एक कुंडलित नलिका है जो कि स्टमक से शुरू होकर एनस तक जाती है. अब आप देखिए जो इंटेस्टाइन है इट इज डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स. One is small intestine, second is large intestine, and third is rectum. ओके, तो जो हमारा इंटेस्टाइन वाला पार्ट है वो 3 भागों में डिवाइड किया जाता है. स्मॉल इंटेस्टाइन जिसे हम छोटी आंत कहेंगे, लार्ज इंटेस्टाइन जिसे हम बड़ी आंत कहेंगे, और रेक्टम होता है. तो ये 3 अलग अलग पार्ट है. तो सबसे पहले हम लोग बात करें स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में. स्मॉल इंटेस्टाइन जो है एक्चुअली इट इज अबाउट 20 feet लॉन्ग ट्यूब एंड 1 inch इन डायमीटर. कितनी लंबाई है इसकी? अप्रोक्सीमेट 20 फीट जो है वो इसकी लेंथ है, और डायमीटर जो है वो अप्रोक्सीमेट 1 इंच के करीब होता है. अब देखिए जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसको हम लोग फर्दर 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं. इट इज फर्दर डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स. One is duodenum, second is jejunum, and third is ileum. क्लियर? तो जो छोटी आंत है या स्मॉल इंटेस्टाइन है इसकी लेंथ अप्रोक्सीमेट 20 फीट और डायमीटर जो होगा वो 1 इंच के करीब होगा. जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इट इज फर्दर डिवाइड इनटू 3 डिफरेंट पार्ट्स. वन इज duodenum, सेकेंड इज jejunum एंड थर्ड इज ileum. तो ये 3 अलग अलग भागों में विभाजित होती है. अब देखिए जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसका मेजर फंक्शन क्या होता है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जब पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है स्टमक से, कौन सा उसे क्या बोल रहे थे हम? जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड था सेमी लिक्विड स्टेट में था जो स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आ रहा था, उसे हम लोग क्या बोल रहे थे? काइम बोल रहे थे. तो जो खाना यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में आ रहा है उसका कंप्लीट डाइजेशन करना, दैट इज मेजर फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, एज वेल एज एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड और व्हाटएवर वी ईट और वी ड्रिंक. यानी जो हम खा रहे हैं या जो हम पी रहे हैं उसके अंदर से उपस्थित जो यूजफुल न्यूट्रिएंट है उनको बॉडी में एब्जॉर्ब करना. तो स्मॉल इंटेस्टाइन के 2 फंक्शन होंगे. पहला तो होगा कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड और सेकंड फंक्शन होगा एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड. क्लियर? तो ये 2 फंक्शन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन परफॉर्म करेगा. फंक्शन क्या होगा? कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड और सेकेंड फंक्शन जो होगा वो होगा एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट. क्लियर? तो इससे क्या समझ में आ रहा है हमें कि भाई स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उसके अंदर खाने का पूर्ण पाचन हो जाएगा और खाना पाचित होने के बाद उसमें ब्लड के अंदर एब्जॉर्प्शन प्रोसेस भी शुरू हो जाएगा. तो ये तो हुआ छोटी आंत के बारे में. अब हम बात करें कि जो हमारी बड़ी आंत है या लार्ज इंटेस्टाइन है,
लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है अप्रोक्सीमेट 5 फीट लॉन्ग ट्यूब होता है और डायमीटर जो है इसका अप्रोक्सीमेट 3 इंच के करीब होता है। लार्ज इंटेस्टाइन जो होगा इसका लेंथ जो होगा 5 फीट, अप्रोक्सीमेट 5 फीट, और जो डायमीटर होगा वो होगा इसका 3 इंच के करीब। क्लियर? अब जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसका फंक्शन क्या होता है, मेजर फंक्शन क्या होगा लार्ज इंटेस्टाइन का, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम वेस्ट। जो कि वेस्ट बनेगा, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर खाना डाइजेस्ट हो जाएगा, खाने का अवशोषण हो जाएगा, तो उसके बाद क्या होगा, वेस्ट प्रोडक्ट बनेंगे और वो वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाएंगे। तो लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो 5 फीट लंबी ट्यूब है, डायमीटर अप्रोक्सीमेट 3 इंच है। तो इसका मेन फंक्शन क्या होगा, उस वेस्ट मटेरियल में से वाटर का रीअब्सॉर्प्शन करना। लास्ट होता है आपका रेक्टम वाला पोर्शन। तो रेक्टम वाला पोर्शन जो होता है एक्चुअली इट स्टोर वेस्ट मटेरियल फॉर सम टाइम। वेस्ट मटेरियल दैट मीन्स फीकल मटेरियल। तो जो फीकल मटेरियल होगा उसको स्टोर करने का काम जो है वो रेक्टम करेगा। तो ये तो हुआ छोटा सा इंट्रोडक्शन आपके इंटेस्टाइन के बारे में। अब हम बात करेंगे डाइजेशन प्रोसेस इन इंटेस्टाइन। ओके, देखिए डाइजेशन जो है हमने आपको बताया कि जो इंटेस्टाइन है या यूं कहें कि स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें खाने का पूर्ण पाचन हो जाएगा। तो खाने का पूर्ण पाचन होने के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन वाला जो हिस्सा है वहां पे 2 अलग अलग सिक्रीटरी ग्लैंड जो है वो अपना सिक्रीशन डालती है, जिसकी वजह से खाने का कंप्लीट डाइजेशन जो है वो होता है। पहला होगा यहाँ पे इंपॉर्टेंट ऑर्गन लीवर जो है, जो कि हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन भी कहलाता है। उसके अलावा दूसरा जो है पेनक्रियाज होगा, जो भी अपना सिक्रेशन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले हिस्से में पोर करेंगे और उनकी वजह से खाने का पूर्ण पाचन जो है वो होगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करें, अब थोड़ा सा डायग्राम से एक्सप्लेन करने की कोशिश करें आपको। यहाँ पे यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था, यहाँ पे वॉल था, यहाँ पे भी वॉल था, ये हमारा स्टमक वाला पोर्शन है, इसको अब हम छोड़ देंगे। हमने इसके बारे में बहुत डिटेल में बात कर ली है। अब हम लोग बात करेंगे कि खाना जो है वो यहाँ आ गया। ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन वाला पोर्शन है। या यूं कहें ये कौन सा पोर्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन का, ड्यूडेनम वाला पोर्शन है, फर्स्ट पार्ट। ओके, यहाँ पे आपके पाइलोरिक वॉल था, यहाँ पे होता है बड़ा वाला ऑर्गन जिसे हम बोलते हैं लीवर। तो ये तो हुआ लीवर और ये हुआ पेनक्रियास। तो अब होता क्या है, जब खाना स्टमक के अंदर पार्शियली डाइजेस्ट हो चुका है, सेमी लिक्विड स्टेट में आ चुका है, तो काइम जो है इस पाइलोरिक वाल्व को ओपन करके जेट की फॉर्म में थोड़ा थोड़ा जो है वो ड्यूडेनम में पोर किया जाएगा। अब जब खाना ड्यूडेनम के अंदर आता है तो क्या होता है, जब खाना ड्यूडेनम के अंदर आएगा तो जो ड्यूडेनम की वॉल है वो स्टिमुलेट होगी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फैट कंटेंट। तो फैट कंटेंट की उपस्थिति की वजह से जो स्मॉल इंटेस्टाइन की या ड्यूडेनम की वॉल है वहां पे कुछ कोशिकाएं जो है वो स्टिमुलेट हो जाती हैं और उनके स्टिमुलेशन की वजह से एक हार्मोन कॉम्प्लेक्स रिलीज होता है जिसे हम कहेंगे कॉलिसिस्टोकाइनिन, पेनक्रियोजाइनिन कॉम्प्लेक्स। कौन सा हार्मोन रिलीज हो रहा है, कॉलिसिस्टोकाइनिन पेनक्रियोजाइनिन कॉम्प्लेक्स। It is also known as CCKPZ, or we can also say it is also known as cholecystokinin.
सीसीके भी बोलेंगे, सीसीके पीजेड भी बोलेंगे, या पॉलीसिस्टोकाइनिन पेंक्रियोजाइनिन कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। तो अब क्या हुआ, जब काइन यहाँ पे आ गया तो उसकी वजह से जो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल है वो स्टिमुलेट हुई, उन्होंने एक हार्मोन कॉम्प्लेक्स रिलीज किया एंड दैट इज नोन एज पॉलीसिस्टोकाइनिन पेंक्रियोजाइनिन कॉम्प्लेक्स। अब ये जो पॉलीसिस्टोकाइनिन पेंक्रियोजाइनिन कॉम्प्लेक्स है हार्मोन का, वो क्या करेगा, किसको स्टिमुलेट करेगा, ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा जाके गॉल ब्लैडर को स्टिमुलेट करेगा। पहला काम क्या करेगा ये, इट स्टिमुलेट rhythmic contraction of gall bladder। ठीक है, जो लीवर के अंदर लीवर जो होगा इसका मेन काम क्या होगा, बाइल का सिक्रीशन करना। लीवर का काम होता है बाइल सिक्रीट करना। तो ये जो बाइल है वो ट्यूब्स है, यहाँ पे कुछ वेसल्स हैं जिन्हें हेपेटिक डक्ट कहेंगे। तो हेपेटिक डक्ट से कलेक्ट किया जाता है, कलेक्ट करने के बाद जो है वो कहाँ पोर किया जाएगा, गॉल ब्लैडर में। और गॉल ब्लैडर से जो है बाइल जो होगा, ये वाली डक्ट जो होगी, ये वाली तो कहलाएगी आपकी हेपेटिक डक्ट, और ये वाली डक्ट जो होगी वो कहलाएगी सिस्टिक डक्ट। तो हेपेटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट के मिलने से एक कॉमन डक्ट बनेगी। इस कॉमन डक्ट को अपन कहेंगे कॉमन बाइल डक्ट। तो ये कॉमन बाइल डक्ट, तो गॉल ब्लैडर का कॉन्ट्रैक्शन होगा बाय द स्टिमुलेशन ऑफ पॉलीसिस्टोकाइनिन हार्मोन। तो पॉलीसिस्टोकाइनिन हार्मोन जो गॉल ब्लैडर को स्टिमुलेट करता है तो उसके अंदर क्या होगा, रिथमिक कॉन्ट्रैक्शन, एक बार कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। तो उसकी वजह से इसके अंदर जो स्टोर्ड है बाइल वो कहाँ आ जाएगा, कॉमन बाइल डक्ट के द्वारा ड्यूडेनम के अंदर आएगा। क्लियर। लेकिन साथ के साथ एक चीज और यहाँ नोट करने वाली है कि ये जो कॉमन बाइल डक्ट है और पेंक्रियास का सिक्रीशन लाने वाली पेंक्रियाटिक डक्ट है, ये दोनों आपस में मिल जाती है और एक कॉमन डक्ट बनाती है जिन्हें बोलेंगे हिपेटो पेंक्रियाटिक डक्ट। तो बाइल का, लीवर का सिक्रीशन और पेंक्रियास का सिक्रीशन जो है वो ड्यूडेनम वाले हिस्से में एक कॉमन डक्ट के द्वारा जाता है, जिसे अपन क्या कह रहे हैं, हिपेटो पेंक्रियाटिक डक्ट। क्लियर। दो डक्ट के मिलने से बनी, पहली वाली तो हो गई आप लोगों की ये कॉमन बाइल डक्ट और दूसरी वाली हो गई है आपके पेंक्रियाटिक डक्ट। तो इन दोनों के मिलने की वजह से ये वाली डक्ट जो बनेगी वो क्या कहलाएगी, हिपेटो पेंक्रियाटिक डक्ट कहलाएगी। तो अब आप समझो कि यहाँ से इस हार्मोन की वजह से लीवर का बाइल जो है वो कहाँ पहुंच गया, ड्यूडेनम के अंदर पहुंच गया। तो अब हम बात करेंगे कि बाइल का क्या फंक्शन है, तो उसके बारे में बात करें। बाइल का कंपोजिशन क्या है और बाइल का फंक्शन क्या है। कंपोजिशन ऑफ बाइल, बाइल के अंदर वाटर कंटेंट जो होगा वो अप्रोक्सीमेट 86% होगा। उसके अलावा इसके अंदर म्यूकस प्रेजेंट होगा, उसके अलावा इसके अंदर इनऑर्गेनिक सॉल्ट प्रेजेंट होंगे। इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स में कौन कौन से सॉल्ट्स हो सकते हैं, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, इसके अलावा सोडियम, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये सारे है ना, और भी बहुत सारे होंगे इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स प्रेजेंट होंगे। इसके अलावा बाइल सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं। बाइल सॉल्ट, बाइल के अंदर दो इंपॉर्टेंट बाइल सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं। पहला है आपके पोटेशियम, टॉरोकोलेट, पोटेशियम टॉरोकोलेट, और दूसरा होगा सोडियम ग्लाइकोलेट। इसके अलावा बाइल पिगमेंट प्रेजेंट होंगे। बाइल पिगमेंट में
दो पिगमेंट होते हैं, बिलीरुबिन एंड बिलवर्डिन। इसके अलावा इसके अंदर कोलेस्टेरॉल प्रेजेंट होगा। इसके अलावा इसमें लेसीथीन प्रेजेंट होंगे। ओके, तो ये इसका कंपोजिशन है। क्या क्या कंपोनेंट है इसके अंदर? वाटर है इसके अंदर 86%, म्यूकस है इसके अंदर। म्यूकस जो होता है जो कि बाइल के अंदर उपस्थित है, ये क्या काम करेगा? एक तरह से बफर की तरह काम करेगा और लुब्रिकेंट की तरह काम करेगा। क्या काम करेगा? बफर और लुब्रिकेंट की तरह काम करेगा। फिर आते हैं इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, यानी जिसमें सोडियम क्लोराइड हो गया, पोटेशियम क्लोराइड हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, कैल्शियम फॉस्फेट हो गया। तो ये जो सारे इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स बाइल में उपस्थित हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जॉब करेंगे। क्या इंपॉर्टेंट जॉब करेंगे? अब फिर से थोड़ा सा पीछे जाइए। जब खाना बकल कैविटी में था तो खाने का पीएच कितना था? सलाइवी एमाइलेज का जितना पीएच होगा उतना ही खाने का पीएच होगा, तो दैट मींस 6.7, स्लाइटली एसिडिक। उसके बाद जब खाना बकल कैविटी से स्टमक के अंदर आ गया तो खाने का पीएच क्या हो गया? 1 से 1.5 के करीब, दैट मींस हाईली एसिडिक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन गैस्ट्रिक जूसेस। क्लियर? तो अब जब खाना हाईली एसिडिक हो चुका है, दैट मींस 1 से लेके 1.5 के करीब हो चुका है उसका पीएच, तो जब खाना यानी काइम जो है वो ड्यूरिनम के अंदर आएगा तो सबसे पहले खाने की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करना जरूरी है। अदरवाइज क्या होगा? जो पेनक्रियाज से एंजाइम रिलीज होंगे ना, वो एल्कलाइन मीडियम में काम करते हैं। वो किस पीएच पे काम करेंगे? 7.5 से 8 पीएच पे, यानी कि बेसिक पीएच हो गई, एल्कलाइन पीएच हो गई। तो खाने की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करना जरूरी है। तो ये जो बाइल सॉल्ट्स है ना, इनऑर्गेनिक सॉल्ट जो है, वो खाने की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करेंगे और उसका नेचर जो है वो बदलेंगे, मतलब बेसिक नेचर की तरफ खाने का पीएच बढ़ाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट जॉब जो है वो इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स करेंगे। उसके अलावा देखिए, बाइल के अंदर बाइल सॉल्ट उपस्थित होते हैं जिसका नाम है पोटेशियम टॉरोकोलेट और सोडियम ट्राइकोलेट। पोटेशियम टॉरोकोलेट और सोडियम ट्राइकोलेट जो है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं। क्या काम करेंगे? जो ये दोनों हैं, दोनों सॉल्ट्स जो हैं बाइल वाले, ये काम करेंगे इन दी इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। बोथ बाइल सॉल्ट्स है ना, बाइल सॉल्ट help in the emulsification of fat। हमने बोल तो दिया इमल्सिफिकेशन करते हैं। व्हाट इज इमल्सिफिकेशन? इमल्सिफिकेशन का मतलब होगा ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज फैट ग्लोब्यूल इनटू फाइन ड्रॉपलेट्स। दिस इज लार्ज फैट ग्लोब्यूल। इमल्सिफिकेशन के द्वारा ये जो फैट ग्लोब्यूल्स हैं वो छोटे छोटे फाइन ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। फाइन ड्रॉपलेट्स हैं, फाइन फैट ड्रॉपलेट्स बोल दीजिए, लिपिड ड्रॉपलेट्स बोल दीजिए। दिस इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन, यानी बड़े फैट मॉलिक्यूल्स का छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूटना ही इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कहलाता है। सो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में कौन हेल्प करता है? बाइल सॉल्ट, पोटेशियम टॉरोकोलेट एंड सोडियम ग्लाइकोलेट। तो ये इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है वो इनके द्वारा किया जाएगा। उसके बाद देखिए, बाइल जो है उसके अंदर बाइल पिगमेंट भी उपस्थित होते हैं। दिस इज बिलीरुबिन एंड बिलवर्डिन। ये बिलीरुबिन जो होगा वो गोल्डन येलो कलर का होगा और बिलवर्डिन जो होगा वो ग्रीन कलर का होगा। ये जो दोनों पिगमेंट्स हैं, एक्चुअली ये कहाँ से आए? ये पिगमेंट जो है, आपको ध्यान होगा, जो आरबीसी होती है उनका लाइफ स्पैन 120 डेज के करीब हो जाता है। उसके बाद वो आरबीसी जो है वो खत्म कर दी जाती है ना, उनको हटा दिया जाता है, वो डेड हो जाती है। तो उन आरबीसी के अंदर कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट है? रेड पिगमेंट, दैट इज नोन एज हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन का जो ब्रेकडाउन होगा, तो हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन होने की वजह से दो पिगमेंट बनेंगे, बिलीरुबिन एंड बिलवर्डिन। एक्चुअली दे आर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट और वी कैन से वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के ब्रेकडाउन से बनने वाले वेस्ट प्रोडक्ट है जो कि बाइल के अंदर उपस्थित है, और इन दोनों की वजह से ही बाइल का कलर जो होता है वो येलो ग्रीन कलर का होता है। इसके अलावा बाइल के अंदर कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होगा, लेसिथिन प्रेजेंट होगा, प्रोबेबली दे आर आल्सो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, है ना। तो ये सारा का सारा बात होती है
इसके बारे में, आपके बाइल के कंपोजिशन के बारे में और बाइल के फंक्शन के बारे में। तो बाइल जो है वो क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन फॉलो कर रहा है? पहला काम क्या करेगा? सबसे इम्पोर्टेंट, फूड की एसिडिटी यानी काइम की जो एसिडिटी है उसको न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करेगा। खाने का पीएच बढ़ाने की कोशिश करेगा, जिससे खाने का पीएच जो है वो बेसिक हो जाए और उस बेसिक पीएच पर पेनक्रियाज के एंजाइम आसानी से एक्ट कर सके। पहला इंपॉर्टेंट जॉब। दूसरा इंपॉर्टेंट जॉब जो होगा वो बाइल क्या करेगा? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, फैट के बड़े ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में तोड़ेगा, जिसकी वजह से आपके जो फैट को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम है वो आसानी से इन छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स पे काम कर पाएंगे और फैट का डाइजेशन जो है वो आसानी से हो पाएगा। ठीक है, तो ये सारे का सारा जॉब जो है वो लीवर के द्वारा किया जाएगा और खाना जो लीवर जो है वो बाइल सिक्रीट करेगा और बाइल सारे के सारे ये फंक्शन परफॉर्म करेगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में जो है वो पेनक्रियाज को बारे में बात करेंगे कि पेनक्रियाज जो है वो किस तरह से स्टिमुलेट होता है और किस तरह से पेनक्रेटिक जूसेस का सिक्रीशन ड्यूडिनम में करता है और आगे फर्दर इंटेस्टाइन में कैसे डाइजेशन प्रोसेस जो है वो होता है। ओके, तो तब तक आप लोग ये पढ़िए, समझिए। थैंक यू सो मच।